पिछले सेशन में हमने 1 से 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कि हमने इस तरह के सवालों को सॉल्व किया है। एग्जाम्पल 11 बिल्कुल इसी सवाल जैसा है। इन दोनों सवालों में सिर्फ डिवाइजर का ही अंतर है। इस एग्जाम्पल में 5 भाजक है और हमारे सवाल में 6 भाजक है, तो इसे भी आप खुद से बनाइए। ठीक है, अब अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल अलग लग रहा है, बट डोंट वरी, हमने इस सवाल को पहले ही सॉल्व कर दिया है। लेकिन चलिए कुछ चीजों को समझते हैं। हमसे पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 6q + r के रूप का होता है और इसे प्रूव करना है। साथ ही यह भी बताया गया है कि r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसका मतलब हमारे पास 6 शेषफल है, यानी 6q + r से हमें 6 फॉर्म्स मिलेंगे और हम इन 6 फॉर्म्स में से r को दिए गए शेषफलों से बदल देंगे। मुझे लगता है कि अब यह सवाल ज्यादा क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन का मतलब कुछ ए होगा। सिद्ध करें कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 या 6q + 5 के रूप का होता है। अब एग्जाम्पल 7 को देखिए। यह एग्जाम्पल हमारे सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। साथ ही एग्जाम्पल 6 भी हमारे सवाल से मिलता जुलता है। इसलिए अब हमारे पास 6 केसेज हैं और आपको हर एक केस को एक एक करके सिद्ध करना होगा। चलिए 10वें सवाल को देखते हैं। हमने इस तरह के सवालों को पहले ही प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 4 हमारे सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। साथ ही एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 भी हमारे सवाल जैसा ही है, तो इसे भी आप खुद से कीजिए। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सवाल को सिद्ध करते समय किसी तरह के प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप मुझसे बता सकते हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यह पूछेंगे कि मैं इन सवालों को बना क्यों नहीं रहा हूं, और आप इस सवाल को पूछने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मैथ के एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। आप बस अपनी पढ़ाई के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं हर एक सवाल को एक एक करके बना सकता हूँ, लेकिन इससे आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित हर एक सवाल को प्रूव किया है। अब आपकी बारी है। आपने सभी बेसिक और एडवांस क्वेश्चंस को हल करने का तरीका समझ लिया है, और अगर आप फिर भी इन सवालों को हल नहीं कर पाते हैं तो यह एक ही चीज को दर्शाता है, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर कर सकें, ना कि नॉलेज लेने के लिए। आप एक फेक मैथ स्टूडेंट हैं, इसलिए दोबारा इस तरह के सवाल मत पूछिएगा और खुद से इन सवालों को हल कीजिए। चलिए इतना भाषण आपके लिए काफी है। अगले सवाल को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले ही प्रूव किए जा चुके हैं। क्वेश्चन 5 हमारे सवाल जैसा ही है। इसका मतलब एग्जाम्पल 4 भी सिमिलर ही है। सो डू इट योरसेल्फ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला बाकी दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर 3q + 1 के फॉर्म में है, जहां q एक नेचुरल नंबर है और आपको पता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। चलिए देखते हैं कि 3q + 1 को हम नंबर में बदलेंगे तो वह कैसा दिखेगा। अगर q की जगह 1 लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अगर q की जगह 2 लेंगे तो हमें 7 मिलेगा। अगर q की जगह 3 लेंगे तो 10 मिलेगा और 4 लेंगे तो 13 मिलेगा। तो हमारे पास इतने सारे नंबर्स आ गए। अब हमारे सवाल में यह कहा गया है कि हमें 3q + 1 का स्क्वायर लेना है, यानी हमें इन चारों नंबर्स का स्क्वायर लेना है और देखना है कि स्क्वायर लेने के बाद जो नंबर आ रहे हैं वे 3m, 3m + 1 या 3m + 2 के रूप के हैं या नहीं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि आप खुद से जांच करके अपना खुद का जवाब दीजिए। तो हमें 3q + 1 दिया गया है और इसी से हमें 4 नंबर 4, 7, 10 और 13 मिला है। तो चलिए अब इनका स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा और 13 का स्क्वायर 169 होगा। 16 को 3 × 5 + 1 लिख सकते हैं, 49 को 3 × 16 + 1 लिख सकते हैं, 100 को 3 × 33 + 1 लिख सकते हैं और 169 को 3 × 56 + 1 लिख सकते हैं। और अब हम इन चारों नंबर्स को m से रिप्लेस कर देंगे और अब आप एक ही रूप को पाते हैं और वह है 3m + 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3m और 3m + 2 अमान्य है, यानी 3q + 1 का स्क्वायर हमेशा 3m + 1 के फॉर्म में ही होगा। वह 3m या 3m + 2 के रूप का नहीं हो सकता और इसीलिए हमसे सवाल में कहा गया है कि आप खुद से आंसर दीजिए। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि क्या आप इसके स्क्वायर को 3m + 1, 3m या 3m + 2 के अलावा किसी दूसरे रूप में लिख सकते हैं या नहीं। और हमने पाया कि इस सवाल में दिया गया स्टेटमेंट गलत है। 3m और 3m + 2 गलत फॉर्म है, केवल 3m + 1 ही सही है। लेकिन हमने अभी इस सवाल को सिर्फ समझा है, इसे पेपर पर प्रूव करना बाकी है। तो माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है और x = 3q + 1 है। हमने 3q + 1 का स्क्वायर लिया है जो 9q² + 6q + 1 है। इन दोनों पदों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं और हमें 3 × 3q² + 2q मिलता है और +1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे।
ब्रैकेट्स के भीतर के पूरे संख्याओं को m मान लेंगे, जहां m कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, और इस तरह हमें 3m+1 मिल जाता है। और इस तरह हम खुद से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, और वह जवाब है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो 3q+1 के रूप का हो वह 3m+1 के रूप का होगा, साथ ही वह 3m या 3m+2 के रूप का नहीं हो सकता। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मुझे लगता है कि आप इस सवाल से परिचित हैं, आपने इस तरह के सवालों को पहले ही हल कर दिया है। एग्जाम्पल 11 हमारे सवाल जैसा ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और किसी भी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका काफी सिंपल है, और वह तरीका है सबसे पहले सवाल को पूरी तरह से समझ लेना, फिर उसे सॉल्व करने का ट्राई करना। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b इस तरह दिए गए हैं कि a इज ग्रेटर देन b है, इसलिए हमने कुछ इंटीजर्स को इस तरह से लिया है कि a इज ग्रेटर देन b है। अब a+b/2 दिया गया है, साथ ही a-b/2 भी दिया गया है। अगर a+b/2 ऑड हो तो a-b/2 इवन होगा, और अगर a+b/2 इवन हो तो a-b/2 ऑड हो जाएगा। यही इस पूरे सवाल का मीनिंग है, और हमें यही प्रूव भी करना है। लेकिन इस सवाल को प्रूव करना शुरू कैसे किया जाए? चलिए पहले देखते हैं कि इस सवाल में जो कहा गया है वह सही है भी या नहीं, फिर हम इसे प्रूव करेंगे। 9 + 7/2 = 8 होता है, और 9 - 7/2 1 होता है। 25 + 13/2 19 होता है, और 25 - 13/2 6 होता है। 47 + 11/2 29 होगा, और 47 - 11/2 18 होगा। अब 8 सम संख्या है और 1 विषम संख्या है, 19 विषम संख्या है और 6 सम संख्या है, और 29 ऑड नंबर है और 18 इवन नंबर है। तो यहाँ से यह क्लियर हो जा रहा है कि अगर a+b/2 इवन है तो a-b/2 ऑड होगा, और ठीक इसका उल्टा भी सही है। अब मुझे लगता है कि हमने सवाल को अच्छे से समझ लिया है। चलिए मान लेते हैं कि a = 2m+1 और b = 2n+1 है, और हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि a और b ऑड इंटीजर्स हैं, और हम हर एक ऑड इंटीजर को 2m+1 के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही m इज ग्रेटर देन n है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b दिया गया है। लेकिन हम m को n से बड़ा क्यों ले रहे हैं? अगर हम m को n के बराबर ले लेंगे तो इसका मतलब 2m+1 और 2n+1 बराबर हो जाएंगे, यानी a भी b के बराबर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में a इज ग्रेटर देन b दिया गया है, इस चीज को हमने मानने से इनकार कर दिया, जो करना बिल्कुल गलत है। इसलिए m को n से बड़ा ही लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास a+b/2 दिया गया है, यानी a = 2m+1 होगा और b = 2n+1, और इन दोनों को जोड़कर इस पूरे नंबर को 2 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद m + n+1 मिलेगा। साथ ही हम a-b/2 को भी लिख सकते हैं। यहाँ a = 2m+1 है और b = 2n+1 है, जिसे हम ब्रैकेट्स के भीतर लिखेंगे। साथ ही b के साथ माइनस साइन दिया गया है, इसलिए हमने 2n+1 को ब्रैकेट्स के भीतर लिखा है। हम माइनस साइन को ब्रैकेट्स के भीतर भेज देंगे, और यहाँ +1 और -1 मिलकर 0 हो जाएंगे, और हमें 2m - 2n/2 मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर m - n मिलेगा। अब a+b/2 m + n+1 है, और a-b/2 m - n है। लेकिन इस जानकारी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? अभी तक तो कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है जिससे कि इस सवाल को सॉल्व किया जा सके। हम जानते हैं कि a और b ऑड इंटीजर्स हैं, लेकिन a+b/2 ऑड है या इवन है यह क्लियर नहीं है। चलिए हमने जो अभी समझा था उसे वापस लाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि a+b/2 8 है जो इवन है, और यहाँ a+b/2 19 है जो ऑड है। यानी यह क्लियर नहीं है कि a+b/2 और a-b/2 ऑड है या इवन है। साथ ही m + n+1 के बारे में क्या ख्याल है, यह ऑड है या इवन? वैसे ही m - n ऑड है या इवन, लेकिन हम यह पता ही क्यों कर रहे हैं कि ये सभी नंबर्स ऑड है या इवन। चलिए पहले इस कंफ्यूजन को ठीक कर लें। हमने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जिनमें हमें पहले से ही पता होता था कि दिया गया नंबर ऑड है या इवन। कुछ क्वेश्चंस में इससे फर्क ही नहीं पड़ता था कि दिया गया नंबर ऑड है या इवन। इस वाले सवाल में हमें यही पता नहीं चल पा रहा है कि इसे प्रूव कैसे किया जाए, इसलिए हम पहले इस चीज का पता लगाएंगे कि m और n ऑड है या इवन। शायद इस जानकारी से आगे इस सवाल को प्रूव करने का तरीका मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। a और b ऑड इंटीजर्स हैं, यह सवाल में ही दिया गया है, लेकिन m और n का कुछ पता नहीं है।
ये बस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये दोनों नंबर ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। अगर m बराबर 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 मिलेगा। अगर m बराबर 2 हो तो a बराबर 5 मिलेगा। अगर m बराबर 3 हो तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7 मिलेगा। और m बराबर 4 हो तो a बराबर 9 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि m को हम सब 1 2 3 4 यानी ऑड और इवन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन a हमेशा ऑड ही मिल रहा है। तो चलिए अब हम एक स्टेटमेंट को समझते हैं जो इस क्वेश्चन को प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। हम m और n का जोड़ लेंगे और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो, लेकिन कुछ ही देर में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ 22 प्लस 5 27 है। इसमें 22 इवन है और 7 ऑड है। इसका मतलब m इवन है और n ऑड है। दूसरे एग्जाम्पल में 15 ऑड है और 7 भी ऑड ही है, मतलब m और n दोनों ही ऑड है। और तीसरे केस में m और n दोनों ही इवन है। इसका मतलब m और n के ऑड और इवन होने के जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, हमने सभी पॉसिबिलिटीज को ले लिया है। और हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज मिली है? पहली संभावना यह है कि m और n दोनों ही इवन होंगे। दूसरी संभावना यह है कि m और n दोनों ही ऑड होंगे। और तीसरी संभावना यह है कि m और n में से एक संख्या ऑड होगी और दूसरी संख्या इवन होगी। यानी अब कोई भी पॉसिबिलिटी बच नहीं रही है जो लिखी न गई हो। चलिए साथ ही हम यह भी देख लेते हैं कि m माइनस n क्या होगा। तो m माइनस n मतलब 22 माइनस 5 जो कि 17 होगा, और 15 माइनस 7 8 होगा, और 8 माइनस 2 6 होगा। और यही वो पॉइंट है जहां आपको लगेगा कि हम इस सवाल को प्रूव करने के बिल्कुल करीब हैं। मैंने यहाँ m प्लस n लिया है क्योंकि हमें यहाँ भी m प्लस n ही मिला था, साथ ही 1 भी मिला है। और हमने m माइनस n लिया है क्योंकि हमें यहाँ भी m माइनस n ही मिला था। अब ध्यान से देखिए, 27 और 17 दोनों ही ऑड है, मतलब m प्लस n ऑड है और m माइनस n भी ऑड है। दूसरे एग्जाम्पल में 22 और 8 दोनों ही इवन है, और तीसरे केस में भी 10 और 6 दोनों ही इवन है, मतलब m प्लस n और m माइनस n दोनों ही इवन है। और अब आप यह बात खुद भी बता सकते हैं कि अगर m प्लस n इवन होगा तो m माइनस n भी इवन होगा, और अगर m प्लस n ऑड होगा तो m माइनस n भी ऑड होगा। और अब हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। धनात्मक पूर्णांकों का सम और डिफरेंस या तो दोनों ऑड होते हैं या तो दोनों इवन, इसलिए m प्लस n और m माइनस n दोनों ही ऑड होंगे या फिर दोनों ही इवन। और इस तरह हमें दो केसेज मिलते हैं। केस 1, अगर m प्लस n इवन है तो m माइनस n भी इवन होगा। तो a प्लस b बाई 2 m प्लस n प्लस 1 दिया गया है और a माइनस b बाई 2 m माइनस n दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ m प्लस n इवन है और किसी भी इवन इंटीजर में एक जोड़ने से हमें ऑड इंटीजर मिलता है। इसका मतलब m प्लस n प्लस 1 एक ऑड इंटीजर है। और यहाँ m माइनस n इवन है, इस चीज को हमने अभी समझा था, यानी m माइनस n इवन होगा। और इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि m प्लस n प्लस 1 एक ऑड इंटीजर है, यानी a प्लस b बाई 2 एक ऑड इंटीजर है। और साथ ही m माइनस n एक इवन इंटीजर है, यानी a माइनस b बाई 2 इवन है। और हमने पहले केस में अपने सवाल को प्रूव कर दिया। चलिए अब दूसरे केस को देखते हैं। अगर m प्लस n ऑड है तो m माइनस n भी ऑड ही होगा। तो हमने पहले केस को ही यहाँ लिख लिया है। अब की बार m प्लस n ऑड है और किसी भी ऑड इंटीजर में एक जोड़ने से हमें इवन इंटीजर मिलता है, मतलब कि a प्लस b बाई 2 इवन इंटीजर है। यहाँ m माइनस n ऑड है, यानी a माइनस b बाई 2 भी ऑड ही होगा। और इस तरह हमने दोनों ही केसेज में अपने सवाल को प्रूव कर दिया। बस यहीं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के सेशन को समाप्त करते हैं। अब आप इस लेमा पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए यहीं इस सेशन को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे।